नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने हीम कैटाबॉलिज्म टॉपिक लेकर हाजिर हूं और ये हमारी कैप्सूल सीरीज का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम हीम कैटाबॉलिज्म को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बीएससी नर्सिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये टॉपिक एक बड़े क्वेश्चन के रूप में सबके सामने आ जाता है। तो आइए हीम कैटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं। हीम कैटाबॉलिज्म को जानने से पहले बेटा हमें कैटाबॉलिज्म के बारे में समझना होगा और हीम के बारे में समझना होगा कि हीम कहां से आता है और कैटाबॉलिज्म कहां से आता है। तो कैटाबॉलिज्म को समझने के लिए हम एक स्लाइड इधर चलते हैं और हम मेटाबॉलिज्म को जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। व्हाट इज द वर्ड मेटाबॉलिज्म मीन? तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इन सभी का सम टोटल, मतलब कि जितनी टोटल केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में एक साथ हो रही हैं, इन सभी को इकट्ठा बेटा मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा, इसको शॉर्ट में समझेंगे, टू ऐड समथिंग। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा टू कट समथिंग। इसको ऐसे समझेंगे बेटा, सी से कट या ए से ऐड। कैटाबॉलिज्म में हम या तो कुछ कट करेंगे या कुछ पोर्शन डिवाइड करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म का सीधा मतलब ये हुआ कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर अकर हो रही हैं, उन सब का टोटल सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कुछ केमिकल रिएक्शंस में कुछ एडिशंस होता है, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म में उस केमिकल रिएक्शन में कुछ डिवीजन होता है, कुछ कट होता है, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि हीम बेटा, अब हीम के बारे में जानेंगे। हीम क्या है? हीम इज नथिंग बट हीमोग्लोबिन। तो अब हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे। तो हमने कैटाबॉलिज्म के बारे में तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब हीम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने के बाद हमारा जो हमें टॉपिक मिला है हीम कैटाबॉलिज्म, वो ब्रीफली क्लियर हो जाएगा। तो बेटा हीम क्या होता है? हीम इज blood present in our body. Heme is blood present in our body which transport CO2. क्या करता है बेटा? Which transport CO2. Not only CO2, it transport O2 as well to different parts of the body. ये आगे के लेक्चर में अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में कितनी होती है? एक नॉर्मल अडल्ट मेल के अंदर इट इज प्रेजेंट 14 to 18 ग्राम पर डीएल। इन अडल्ट फीमेल इट इज प्रेजेंट 12 to 16 ग्राम पर डीएल। एंड इन्फेंट मीन्स न्यू बोर्न बेबी। इन न्यू बोर्न बेबी इट इज प्रेजेंट 14 to 24 ग्राम per DL. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या करता है? मैंने अभी पीछे लेक्चर में बताया कि इट बाइंड्स ऑक्सीजन इन द लंग्स, मतलब कि ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर बाइंड करता है। क्या करता है? लंग्स के अंदर बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पर बेटा? डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी। कहां ट्रांसफर करेगा? डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी। ये ऑक्सीजन को
बाइंड करता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ले जाता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ले जाता है, अगर ये इनएडिक्वेट हो जाता है या किसी पर्सन में ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसके जो बॉडी में ब्लड होता है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में क्या होता है, वो नेक्रोसिस कोज करने लग जाता है, वहां पे इस्चीमिया हो जाएगा, इस्चीमिया की कंडीशन आ जाएगी। उसकी वजह से दो चीजें आती हैं बेटा, या तो नेक्रोसिस हो जाएगा, नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है, या फिर अपोप्टोसिस हो जाएगा। अपोप्टोसिस एक मैकेनिज्म है जो कि क्या होता है, अपोप्टोसिस एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेल की डेथ तो होती है, सेल की डेथ होती है बट एक प्लांट तरीके से होती है। ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है, इसके अंदर सेल की डेथ होती है। ये आगे आने वाले पैथोलॉजी के लेक्चर में हम अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस अलग अलग इसी कैप्सूल सीरीज में कवर कराएंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद हीमोग्लोबिन में और क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में और क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 हीम ग्रुप्स। हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बेटा कैटाबॉलिज्म कहाँ होता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि हीम कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर किस लोकेशन पे हो रहा है। हीम कैटाबॉलिज्म कहाँ होता है बेटा, रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल, रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल के अंदर एक सिस्टम है, जहां कहां पे वो सिस्टम है, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और बोन मैरो के अंदर। इन तीनों जगह पर रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल के अंदर, कहां पर, रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल के अंदर, इन तीनों जगह पर रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल के अंदर ये हीम कैटाबॉलिज्म ओकर करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके नोट्स बनाते चलिएगा। अगर कोई नोट छूट जा रहा है तो वीडियो को पीछे कर इसके नोट्स दोबारा बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद बेटा प्रोसेस को हम समझना शुरू करेंगे कि हीम कैटाबॉलिज्म में हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन किस में टूटता है, क्या बनता है, क्या निकलता है, वो सारी चीजें हम समझना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में, एकदम क्लियरली। हमारी नर्सिंग में पूछा क्या जाता है, एम क्या है, क्या पूछना चाहता है और क्या समझाना चाहता है, वो सारी चीज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो बेटा हीमोग्लोबिन हमने अभी बताया था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 हीम ग्रुप, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन है जो 2 पार्ट में टूट जाता है। किसमें किसमें टूट जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। अब ग्लोबिन क्या करता है, ग्लोबिन बेटा इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स बनाने में अगेन यूटिलाइज हो जाता है। मतलब कि यहां से हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में टूटा, वहां से जो ग्लोबिन चेन थी वापस यहीं यूटिलाइज हो गई। और कहां यूटिलाइज हो गई, यूटिलाइज हो गई अगेन फॉर द सिक्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि ये चीज वापस यहीं यूटिलाइज हो जाएगी। इसी स्टेप के बाद अमीनो एसिड्स बनके ये दोबारा हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करने लग जाती है। अब हीम बचा है सिर्फ, अब ये हीम आगे जाएगा और क्या करेगा, एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम है बेटा, एंजाइम्स को मैं ग्रीन कलर में लिखता चलूंगा, हीम ऑक्सीजनेज, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में NADPH डिपेंडेंट और O2 की प्रेजेंस में, NADPH डिपेंडेंट और O2 की प्रेजेंस में क्या रिलीज करते हुए, Fe और CO2 को रिलीज करते हुए, क्या रिलीज करते हुए बेटा, Fe और CO2 को रिलीज करते हुए ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा बिलीवर्डिन। क्या बनाएगा,
बिलीवर्डिन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? क्या बनाएगा? बिलीवर्डिन बनाएगा, जो कि क्या है? एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। बिलीवर्डिन क्या है बच्चों? एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। यहां पे थोड़ी सी स्लाइड में मिस्टेक थी, स्लाइड, तो इसको समझिए। हीमोग्लोबिन जो था वो दो ग्रुप में टूटा, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन के बाद ग्लोबिन चेन यहीं पर यूज हो गई, किसके अंदर? एमिनो एसिड्स के रूप में। वो दोबारा यूटिलाइज हो गई, किसको बनाने के लिए? हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। अब हीम बेटा आगे यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ, किसमें? किसकी प्रेजेंस में? हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, NADPH डिपेंडेंट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसने रिलीज क्या किया है? Fe और CO2 को रिलीज किया है। और बना क्या है इससे? बना क्या है बेटा? एक बिलीवर्डिन, जो कि एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। अब बिलीवर्डिन के बारे में बेटा आगे जानेंगे। इस पेज को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। अब देखो बच्चों, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन अभी हमने जाना था क्या होता है? एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। क्या है? ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या होगा? ग्रीन कलर का कंपाउंड बिलीवर्डिन बना है। अब ये क्या करेगा? अब ये बिलीवर्डिन रिडक्टेज की मदद से, एंजाइम कौन सा है बेटा? यहां पे ध्यान रखना, ये भी एक एंजाइम है। एंजाइम को कैसे पहचानेंगे बेटा? पीछे ASE लगा होगा। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ASE लग जाता है तो वो एंजाइम होता है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना है। ये एंजाइम है, एंजाइम की प्रेजेंस में, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में और NADPH डिपेंडेंट एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा? ये बेटा क्या बनाएगा? ये यहां पर बनाता है बच्चों, ये है यहां पे बिलीरुबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? बिलीरुबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? बिलीरुबिन बनाएगा, जो कि क्या है? जो एक येलो ऑरेंज कलर का, येलो ऑरेंज कलर कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। यहां तक मैंने ये बताया है कि बिलीवर्डिन जो कि एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस, इस एंजाइम की प्रेजेंस में NADPH एंजाइम डिपेंडेंट एंजाइम की प्रेजेंस में बिलीरुबिन में चेंज होगा, जो कि येलो ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। और इसको UCB भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? UCB, अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन, अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन बोला जाता है, जो कि प्यारे बच्चों ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। मतलब कि अगर ये हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या कोज कर सकता है? जॉन्डिस जैसी बीमारियां कोज कर सकता है, ठीक है। इस स्लाइड में बेटा इतना इंपॉर्टेंट था कि ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, उसके बाद एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, उसके अलावा फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है। अब देखो, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि बिलीरुबिन की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि क्या था? मैंने बताया कि इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा। येलो इन लिक्विड, मतलब कि कलर के अंदर ये येलो ऑरेंज कलर का होगा। और किस कलर का कंपाउंड है ये? येलो कलर का कंपाउंड है। मैंने ये भी बताया कि बेटा ये टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो दैट इज व्हाई इट इज नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, मतलब इसीलिए हमारी बॉडी में से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब इसको हमारी बॉडी से निकालना बेटा इतना आसान नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म कौन सा है? हीम कैटाबॉलिज्म, जिसके थ्रू अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस बिलीरुबिन किसके साथ बाउंड करेगा? एल्बुमिन के साथ बाउंड करेगा। किसके साथ बाउंड करेगा? एल्बुमिन के साथ बाउंड करेगा। फिर क्या बनाएगा? एल्बुमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? एल्बुमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो आगे फर्दर लीवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर फिर किडनी में जाएगा, किडनी के थ्रू, हमारे स्टूल के थ्रू और हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से ये टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा इसको देखते हुए। अब देखो, अब मैंने अभी बिलीरुबिन के बारे में बताया था कि इट इज वेरी टॉक्सिक,
तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेंगे बेटा? इसको हमने ट्रांसपोर्ट किया कहां पर? जो बिलीरुबिन हमारी मैक्रोफेजिस में बना था उसको हमने बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनाकर लीवर के थ्रू कहां? लीवर में भेज दिया। इसे कहां भेज दिया है? लीवर में भेज दिया बेटा। यहां लिखा हुआ है गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीवर। अब ये लीवर में क्यों गया है? बिकॉज ऑफ द एल्बुमिन इट गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीवर फ्रॉम द ब्लड। मतलब बिना एल्बुमिन की हेल्प के ये लीवर में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो मोटाई होती है, वो ब्लड के थ्रू बाहर नहीं निकल सकती थी लीवर में जाने के लिए। तो इसने किसका हेल्प लिया? एल्बुमिन से अटैच हुआ, जिसकी वजह से ये कहां पहुंच गया बेटा? ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीवर। इसके बाद अब एल्बुमिन के भी तो एल्बुमिन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एल्बुमिन के दो बाइंडिंग साइट्स होती है, 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिसके अंदर एक हाई एफिनिटी साइट होती है बेटा, एक हाई एफिनिटी साइट है और एक लो एफिनिटी साइट है। मैक्सिमम जितना बिलीरुबिन बनता है वो हाई एफिनिटी साइट पर आकर चिपक जाता है, यहां अटैच हो जाता है, और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट लो एफिनिटी साइट पर आके चिपक जाता है। उसके बाद बेटा बिलीरुबिन के बारे में जानेंगे। बिलीरुबिन मैंने अभी पीछे बताया था कि क्या होता है, ऑरेंज येलो कलर का पिगमेंट होता है। कैसे मिला था हमें? आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर? लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और बोन मैरो के अंदर। और कितना डेली हम प्रोड्यूस कर लेते हैं बिलीरुबिन? ये बेटा नोट कर लेना, 250 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम डेली हम बिलीरुबिन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये वाली, जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, कैसे बिलीरुबिन बना है, कैसे बिलीरुबिन से एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद कैसे ये हमारी किडनी में गया, किस प्रकार ये स्टूल से पास आउट हुआ और किस प्रकार ये यूरिन से पास आउट हुआ है। तो इसको हम बेटा बिल्कुल शुरू से समझेंगे। देखो हमने बताया था हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। कितनी चेन होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 4 अमीनो एसिड ग्रुप की चेन होती हैं। अमीनो एसिड ग्रुप की चेन होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 अमीनो एसिड ग्रुप की चेन है। उसके अलावा सॉरी बच्चों, अमीनो एसिड्स नहीं, 4 हीम ग्रुप की, 4 हीम ग्रुप की चेन होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में टूट गया था, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो था वही के वही यूज हो गया था किसमें? एमिनो एसिड्स में। क्या करने के लिए? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ बेटा? ये हीम जो था वो आगे टूटा है किसके अंदर? हीम, जो हीमोग्लोबिन था वो हीम प्लस ग्लोबिन में टूट गया था। उसके बाद जो हीम था ये बिलीवर्डिन में चेंज हुआ है। एक एंजाइम के साथ ही किस में चेंज हो गया है? बिलीवर्डिन में चेंज हुआ है। जिसके बाद ये बिलीवर्डिन से किस में गया है बेटा? बिलीरुबिन में चेंज हो गया, जो कि एक येलो ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। किस कलर का कंपाउंड है बेटा? येलो ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। उसके बाद इसने लीवर में क्या बनाया है बेटा? एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स, जिसके थ्रू ये लीवर के अंदर गया है, ब्लड में, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके लीवर के अंदर चला गया है। उसके बाद इसका अनकंजुकेशन होकर ये किसके अंदर ट्रांसपोर्ट अपटेक हुआ है? इसका बिलीरुबिन ग्लूक्रोनाइड, डाई ग्लूक्रोनाइड की फॉर्म में इसका अपर ट्रांसमिशन हो गया है। किसमें ट्रांसमिशन हो गया है बेटा? अपटेक हुआ है उसका। एल्बुमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एक एंजाइम आता है इसके अंदर बेटा, ग्लूक्रोनिक एसिड। कौन सा एंजाइम आता है बेटा? ग्लूक्रोनिक एसिड नाम का एक एंजाइम आता है जो इसका अपटेक करवा देता है। कहां पर अपटेक करवाता है? कंजुकेशन करवाने के लिए। अभी तक ये अनकंजुकेटेड था, इतना क्लियर। उसके बाद अब इसका कंजुकेशन करवाना है, क्योंकि अनकंजुकेट बिलीरुबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इसके बाद हमने इसका कंजुकेशन करवाया है। ग्लूक्रोनिक एसिड की प्रेजेंस में बिलीरुबिन डाईग्लूक्रोनाइड का फॉर्मेशन हो गया है। उसके बाद ये बिलीरुबिन डाईग्लूक्रोनाइड कहाँ गया है बच्चों? अब ये बिलीरुबिन की फॉर्मेशन में
लीवर के अंदर ही ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ है, फिर उसके बाद मीजोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ है और उसके बाद स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ है। ये जो स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्मेशन हुई है, स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्मेशन हुई है, ये जो स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्मेशन हुई, ये स्टूल के थ्रू, स्टूल या फीसिस के थ्रू ये हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है और वे एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है। बट इससे पहले ये यूरोबिलिनोजन जब फॉर्म होता है, क्या होता है बच्चों, जब ये यूरोबिलिनोजन जब फॉर्म होता है तो ये क्या एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू, बेटा किसके थ्रू, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ, एंटेरोहिपैटिक मतलब लीवर के अंदर ही एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन हुई इसी के थ्रू ये कहां पहुंच जाता है, यूरोबिलिनोजन ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। ब्लड के अंदर जाने के बाद ये किडनी में जाता है और उसके बाद किडनी में जाने के बाद क्या होता है बेटा, किडनी में जाने के बाद ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। किसके थ्रू पास आउट हो जाता है, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। बेटा इतना प्रोसेस एक हीमोग्लोबिन जब हीम में चेंज होता है और बिलीवर्डिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसका अनकंजुकेशन से कंजुकेशन होने के बाद फिर वो स्टूल से कैसे पास आउट होता है और फिर यूरिन से कैसे पास आउट होता है, उसमें इतनी सारी प्रोसेस का यूज होता है। और यही बेटा यही टोटल हीम कैटाबॉलिज्म है, यही पूरा प्रोसेस हीम कैटाबॉलिज्म है, जो कि हमारा मोटो था इस लेक्चर का, ये कंप्लीट करना। बेटा ये पूरा स्लाइड एक बार पीछे करके रिवाइंड करके फिर समझ लेना। अगर कहीं भी पॉइंट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैं अवेलेबल रहूंगा, मेरे से आप डाउट पूछ सकते हो। बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट आएगा, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसके अलावा इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो अभी उसको पिक्चराइज फॉर्म में एक टेबुलर फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया है, वही चीज यहां पर एक पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब पिक्चर फॉर्म में है, जो कि यूरोबिलिनोजन मैंने बताया था। देखो यूरोबिलिनोजन कहां से निकलता है, यूरिन के अंदर से निकलता है। बेटा कहां से निकल रहा है यूरोबिलिनोजन, यूरिन के अंदर से निकल रहा है। और स्टर्कोबिलिनोजन, मैंने स्टर्कोबिलिनोजन के बारे में बात की थी, ये कहां निकल रहा है, फीसिस के अंदर। ये देखो बेटा फीसिस लिखा हुआ है, फीसिस के अंदर लिखा हुआ है। मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए बेटा एक स्टेप यहां पर यूरोबिलिन की फॉर्मेशन, यूरिन से निकलने से पहले बेटा यूरोबिलिन की फॉर्मेशन और स्टूल से निकलने से पहले किसकी फॉर्मेशन, स्टर्कोबिलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। स्टर्कोबिलिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो इन दोनों पार्ट को हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा ये लेक्चर यहीं पर मैं एंड करता हूं। आशा करता हूं ये हीम कैटाबॉलिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी आता है तो मैं इस स्लाइड को जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, आशा करता हूं ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये स्लाइड में पूरा हीम कैटाबॉलिज्म एक डिटेल डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको समझने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। आप डाउट के लिए मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मेरे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में।